नमस्कार, मैं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। गजा में सीज फायर हो चुका है, लेकिन क्या ये सीज फायर जैसा कुछ है? कुछ ही दिन पहले अभी गजा पीस समिट हुई थी। देश के दुनिया के ताकतवर नेता इकट्ठा हुए और ट्रंप इस बात से बोलने में चूक नहीं रहे हैं कि वो दुनिया के न जाने कितने युद्ध को रुकवा चुके हैं और गजा में भी वो युद्ध रुकवा दिए हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिखाई दे रहा है। इजराइल लगातार हमला शुरू कर चुका है। दक्षिणी लेबनान पर भी हमले शुरू हो गए हैं। अब जब मिडिल ईस्ट की बात आती है तो समस्याएं क्या हैं, उनका समाधान क्या है, हम सीधा सर के पास चले आते हैं। सर बताइए कि ये जो हमले अब फिर से शुरू हो गए हैं सीज फायर के बाद, इसको किस हिसाब से देख रहे हैं? क्या ये सिर्फ बयानबाजियां हैं या इसके पीछे का सच क्या है? देखिए, कहा जाता है उस इलाके में, और मैं भी अपने प्रोग्राम्स में कई बार दोहरा चुका हूं कि जब भी सीज फायर होता है किसी से के साथ भी हो तो दूसरा पक्ष सीज कर जाता है और इजराइल जो है वो फायर करना जारी रखता है। वो जो फायर करना है, लगातार युद्ध में रहना है या जेनोसाइड को जारी रखना है, वो इजराइल के अपने वजूद के लिए और उसमें भी नेतन्याहू के अपने वजूद के लिए बहुत जरूरी है। आप देखिए, चाहे बेन गवीर का आप कोई बयान देख लीजिए, कई सारे बयान आए हैं, स्मोट्रिच के बयान देख लीजिए या फिर खुद नेतन्याहू के दबे छिपे बयान आप देख लीजिए। हर जगह यह बात है कि हमारे होस्टेज एक बार वापस आ जाएं तो उसके बाद जो है हम फिर से हमला शुरू कर देंगे। अब गजा में पीछे तो हटना पड़ा है। एक तो पूरी तरह से पीछे नहीं हटा है, अभी पहला राउंड लागू हुआ है तो वो सिर्फ येलो लाइन तक आया हुआ है और नॉर्दर्न जो गजा है उस पर अभी भी उसका कब्जा है, वहां उसकी आर्मी है। पहली बात तो ये। दूसरा, उसकी जिद यह है कि हमास को वहां से पूरी तरह से बाहर किया जाए, जो पॉसिबल नहीं है। खुद ट्रंप कह चुके हैं कि अभी वहां की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो हमास को दी गई है। तीसरी बात यह है कि उसने अपने कुछ दलाल पैदा किए हैं इस पूरे 2 साल के अंदर, जिन ग्रुप्स ने आईएसआईएस के पुराने ग्रुप्स लोग हैं, जैसे जोलानी आईएसआईएस का है सीरिया वाला, वो भी आईएसआईएस के लोग हैं जो इजराइल के साथ मिलकर काम करते रहे, मतलब कोलैबोरेटर्स हैं। अब जब एक बार ये पीछे हट गए तो उन कोलैबोरेटर्स के लिए स्थिति बड़ी खराब हो रही है। वो जो कोलैबोरेटर्स हैं जिनको गजा के अंदर गद्दार कहा जाता है या हमास जिनको गद्दार कहता है, वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। हमास के लोगों को ये मारने की कोशिश कर रहा है तो हमास के लोग उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब इजराइल को ये लग रहा है कि हमारे जो दलाल हैं वो अगर मार दिए जाएंगे तो फिर हमारे लोग वहां पे नहीं होंगे, तो वो उसको बार बार कह रहा है सीज फायर का उल्लंघन है। इसके अलावा जो लोग नॉर्थ में आने की कोशिश कर रहे हैं साउथ से, उनके ऊपर बम गिराए जा रहे हैं। कई सारे लोग जो वापस लौट रहे थे उनके ऊपर बम गिराए गए। कई लोग जिनको रिहा किया गया था उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात को आप जानिए कि इजराइल के जेल में बड़ी संख्या में फलस्तीनी बंद हैं और उनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जैसे डॉक्टर अबू हाशिम का मामला है, अबू हाशिम को उनके हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया गया था, कोई चार्ज नहीं है उनके ऊपर, और अभी वहां की कोर्ट ने कह दिया कि 6 महीने आप और इनको जेल में रख सकते हो बिना किसी चार्ज के। तो ऐसे कुछ लोगों को रिहा किया गया था समझौते में, उनको दोबारा से गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। तो कुल मिला जुला के नेतन्याहू कैसे भी लगा हुआ है सीज फायर तोड़ने का। अभी तो नहीं चल रही है वहां पे, लेकिन परसों जो है अचानक उसने फिर से हमला किया, 2 सैनिक मारे गए हैं ये कहा, जबकि कहा यह जा रहा है कि सेल्फ एम्बुश में मारे गए हैं, इनकी अपने गलती से मारे गए हैं 2 सैनिक। अब कैसे मारे गए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बहाने इसने वहां पर हमला किया और 40-50 लोगों को मार दिया। तो इजराइल की नीयत में समस्या है, जो बात मैं लगातार कहता रहा हूं। आपने हिजबुल्लाह का नाम लिया, साउथ लेबनान का नाम लिया, वहां भी यही हुआ। आपने समझौता किया, पहले तो समझौते के चक्कर में आपने हिजबुल्लाह को थोड़ा सा ये कर दिया कि उनको लगा कि अरे अब तो कुछ होना नहीं, अब तो समझौता होने वाला, नसरुल्लाह को मार दिया आपने। उसके बाद आपने जो है वो पेजर बम वाला पूरा कहानी हो गई, और उसके बाद समझौता करने के बाद भी लगातार आप साउथ लेबनान, जहां हिजबुल्लाह का एक बड़ा बेस है, उस पर लगातार हमला कर रहे हैं। और साथ में क्या कर रहे हैं, वहां पे भी वही मामला है कि जो इजराइल समर्थक हैं उन लोगों की उसी फॉल्ट लाइन का उपयोग कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह से हथियार छीन लेंगे। कौन छीनेगा? वहां जो सरकार है वो तो छीन नहीं सकती, उसके पास इतनी ताकत नहीं है। तो अब सऊदी अरबिया पैसा दे रहा है, इधर से उधर से पैसा दे रहे हैं, क्या कहते हैं आपके अमेरिका पैसा दे रहा है कि हिजबुल्लाह से हथियार खाली कराई जाए। ये बेसिकली वहां पर एक गृह युद्ध भड़काने का मामला है। तो ये चाहते हैं कि लगातार मिडिल ईस्ट में आग लगी रहे। सर, ये आरोप प्रत्यारोप पर भी हम थोड़ा सा आएंगे कि इजराइल हमास पर आरोप लगा रहा है और हमास इजराइल पर, लेकिन इस बीच में जो ट्रंप की भागीदारी है, माने कि ट्रंप क्या अब एकदम बौखला गए हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला? मतलब अब कह रहे हैं कि मैं हमास को एकदम नामो निशान गजा का मिटा देंगे। अगर नहीं, वो सिर्फ इतना नहीं कह रहे हैं, वो बहुत, देखिए इस बात को भी मानना पड़ेगा आपको कि इस बार जब नेतन्याहू ने हमला किया है तो उनको रोकने वाला ट्रंप ही था। ट्रंप ने कहा कि नहीं, हम जंग दोबारा अभी नहीं चाहते
चाहते हैं और जंग अभी दोबारा शुरू नहीं होगी। उन्होंने दोनों पक्षों को समझाया और विटकाफ वगैरह को, कुशनर और विटकाफ को उन्होंने भेजा हुआ है कि वहां पर जाके हमास के लोगों से भी बात करो, क्या प्रॉब्लम्स हैं इधर की उधर की। देखिए, नेतन्याहू के साथ अमेरिका रहा है आंख मूंद के, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जंग रुकवाने का श्रेय तो जाता ही है ट्रंप को। सवाल ये जरूर बनता है कि भाई जब आप रुकवा सकते थे तो इतने दिन चलने क्यों दिया? लेकिन अभी रुकवाया है। और देखिए, उससे ज्यादा जो प्रेशर है ना ट्रंप के ऊपर, जो असल प्रेशर है वो है अरब मुल्कों का। ऐसा नहीं है कि अरब मुल्कों के जो बादशाह हैं, जो बाकी सब हैं, आमिर हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये सब के सब लोग गजा के साथ आ गए हैं, लेकिन आवाम के भीतर, जनता के भीतर गजा के पक्ष में एक जबरदस्त हवा बनी है, जुलूस निकले हैं, वो गुस्सा बहुत तरीकों से दिखाई दे रहा है। तो उनको अपना डर है कि अगर ये लंबा चला तो हमारी कुर्सियां खतरे में पड़ सकती हैं। एक नए तरह का पिंक रिवॉल्यूशन हो सकता है जिसमें कई सारे अमीर उमराओं को अपना जो जिसमें कई सारे अमीर उमरा की गद्दी छीनी जा सकती है। ये एक प्रॉब्लम है जिसके चलते शर्म अल शेख में मीटिंग करके इन लोगों ने तय किया कि बस अब बहुत हो गया और इसको रोक दिया जाए। आप देखिए, उसके तुरंत बाद खबर यह आती है कि यूएई जो है वो जमीन खरीद रहा है इजराइल के अंदर। किस लिए? ताकि परमानेंट अपना एक वहां पर एम्बेसी बना सके। यानी कि अब्राहम एकॉर्ड को और ज्यादा पुख्ता करने की कोशिश हो रही है यूएई की तरफ से। और यूएई वैसे भी इजराइल के साथ यूएई के तिजारती और हर तरह के रिश्ते हैं। बाकी मुल्कों में भी ये चल रहा है कि अब्राहम एकॉर्ड हो जाए, इजराइल को मान्यता दे दें। ले दे के एक ईरान है जो उस बात के लिए तैयार नहीं है और दूसरे हिजबुल्लाह हैं जो इस बात के लिए तैयार नहीं है। तो दोनों के ऊपर लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है। ईरान के राष्ट्रपति ने भी ट्वीट लगातार राष्ट्रपति नहीं, जो उनके सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं, राष्ट्रपति तो बजेश किए हैं, खामनेई साहब ने अभी लगातार ट्वीट किए हैं और उसमें ट्रंप को लगातार खिंचातानी की है कि परमाणु केंद्रों की जो उड़ाने की बात आप कर रहे थे उसे सपना देखते रहिए। और इस बीच में उन्होंने फिलिस्तीन को भी कोट किया है कि इजराइल में आप गए, मिले और इसका कुछ केवल लोगों को आप सांत्वना देने के लिए वहां पर गए थे। सर, इसमें एक चीज और थोड़ी सी साफ करनी दर्शकों की, जो आपने कहा अरब देशों का दबाव, इसको थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। किस तरीके का दबाव है? क्या वो तेल खरीदी को लेकर के है या किसी तरह का, क्या समझते हैं उसको? पहले खामनेई साहब पे बात कर लेते हैं। खामनेई साहब, मजेदार बात यह है कि हिंदी में भी उनके ट्वीट आते हैं और उर्दू में भी आते हैं और फारसी में भी आते हैं, अंग्रेजी में भी आते हैं। तो कोई 22-24 ट्वीट जो है उन्होंने कल किए हैं। और जो आप फलस्तीन की बात कर रहे थे, वो पूरे इजराइल को मकबूजा फलस्तीन कहते हैं। वो इजराइल है इस बात को नहीं मानते, इजराइल को वो मान्यता नहीं देते हैं। तो पूरे इजराइल को वो मकबूजा यानी कब्जाया हुआ फलस्तीन कहते हैं। और उसमें वही जो लगातार ट्रंप दावे कर रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया था कि अगर ईरान का जो एटॉमिक पावर है उसको अगर हमने पूरी तरह से खत्म नहीं किया होता तो गजा के अंदर जो है वो समझौता नहीं हुआ होता। दरअसल वो कैसे भी साबित करना चाहते हैं सारी दुनिया के सामने कि वो पीस मेकर हैं। वो किसी भी तरह का, उन्होंने अगर जंग भी की है, बम भी गिराया है, तो वो भी शांति के लिए गिराया है। ये बात वो लगातार मतलब कहना चाहते हैं। नोबेल प्राइज तो चाहिए ही उनको, ठीक है, कुछ जरूरत से ज्यादा वोकल हैं। और अमेरिका के इतिहास में शायद ऐसा जोकर आज के पहले राष्ट्रपति नहीं बना है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। दूसरा सवाल क्या था आपका? अरब देशों के दबाव पर आप बात कर रहे थे। देखिए, क्या है कि अरब मुल्कों के जितने अमीर उमरा हैं, चाहे वो कतर के शेख हों, चाहे वो यूएई के डिफरेंट सारे शेख्स हों, यहाँ तक कि सऊदी अरबिया, जॉर्डन के शाह हों, और यहाँ तक कि आप उसमें अगर चाहें तो इजिप्ट को भी शामिल कर लीजिए। बहरीन की तो बात करना ही बेकार है, वो तो पूरी तरह से अमेरिका के साथ हमेशा रहता ही है, उसका कोई खास रोल नहीं रहा है। इन सारे मुल्कों के जो अमीर उमरा हैं, उनका अमेरिका और इजराइल से अच्छा रिश्ता है, उनके इन्वेस्टमेंट है, सारा कुछ है। और अगर 7 अक्टूबर की घटना नहीं हुई होती तो सऊदी अरबिया भी अभी तक इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड में चला गया होता। जो लोग मिडिल ईस्ट की खबर पे नजर रखते हैं उनको पता है कि उसके बहुत नजदीक था। अब इस 2 साल की जो जंग है ना, इसने बहुत कुछ बदल दिया। एक तो अंदर से मैंने आपको बताया कि आवाम का प्रेशर बहुत ज्यादा, मैं नहीं कह रहा हूं कि 100%, लेकिन अगर 30%, 40% आवाम भी, और इससे ज्यादा आवाम तो अमेरिका के इजराइल के खिलाफ हो गई है। तो अरब मुल्कों में सर्वे तो होता नहीं है, जो विजुअल्स आते हैं, जो बयान आते हैं, जो ट्वीट्स आते हैं, उससे हम अंदाजा लगाते हैं। तो मेरा अपना अंदाजा है कि ज्यादातर अरब मुल्कों में 50-60% जनता जो है वो इस बार पॉलिटिकली एक्टिव हुई है फलस्तीन के पक्ष में। दूसरा, कतर के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, जिस तरह से वो हमला हुआ, उसमें बम गिरे कतर की सीमा के अंदर, उसने थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट किया कि जैसे अब जो है शैतान जो है वो ज्यादा बड़ा हो गया है।
अब वो हमें भी दिक्कत पैदा कर सकता है, जिस तरह से लगातार वो ग्रेटर इजराइल की बात कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ मिलाकर उन्होंने प्रेशर बनाया है। अब तेल वेल का मामला अलग है, लेकिन देखिए अरब जो है ना अमेरिका का फाइनेंसर है। अमेरिका की इकॉनमी जिस हालत में है उसमें अरब की जरूरत बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात कि अगर अरब वाकई इजराइल के खिलाफ हो जाए तो अमेरिका के लिए बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगी, है ना, क्योंकि इजराइल क्या है, इजराइल अमेरिका की पुलिस चौकी है, और वो पुलिस चौकी है जिसमें अमेरिका के नेताओं के जो अपराध हैं उसका रिकॉर्ड भी है, जिसके चलते अमेरिकी जो नेता हैं वो डरते हैं, और साथ में वो अमेरिकी नेताओं को लगातार आईपैक वगैरह के माध्यम से पैसा देते हैं। तो वो बहुत बहुत मल्टी, आप समझ लीजिए कि बहुत सारा मल्टी लेयर्ड ये मामला है। लेकिन फिलहाल मैं कहूंगा कि सीज फायर होल्ड कर रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा सीज फायर पूरी तरह से टूट गया है। इजराइल ऐसी हरकतें बार बार करेगा और आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ बिल्कुल, हम दर्शक आप जरूर हमारे साथ बने रहिए और क्रेडिबल न्यूज़, द क्रेडिबल हिस्ट्री दोनों देखते रहिए। मिडिल ईस्ट की पूरी घटनाएं आपके सामने होती हैं और सर से आज हमने बातचीत की अशोक कुमार पांडे सर से, और काफी कुछ आपके दिमाग में जो चीजें गजा को लेकर के, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के चल रही, और भी आपके दिमाग में सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम लोग आगे इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आपके कमेंट जरूर हमारे लिए आए और सवाल जो कुछ भी हो हम उसको आगे जोड़ेंगे। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़। शुक्रिया।